हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ पे स्वागत है। आज देखते हैं प्राचीन भारत का जो मगध महाजनपद है उसका जो विकास हुआ है, उसका उदय हुआ है और उस मगध में कौन कौन सा वंश का शासन चला है उसके बारे में देखते हैं। तो मगध साम्राज्य का उदय और विकास देखते हैं। 4 महाजनपद मगध, कौशल, अवंती और वत्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अंत में मगध विजयी हुआ और संप्रभुता हासिल करने में सक्षम हुआ। यह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। जरासंध जो वृद्धरथ का वंशज था ने मगध में साम्राज्य की स्थापना किया और दोनों का जिक्र, वृद्धरथ और जरासंध का जो जिक्र है ये महाभारत में है। तो मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है, इसके पीछे क्या कारण है जो कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है? तो इसका जो कारण है वो देखते हैं सबसे पहले। तो मगध के उत्थान के कारण देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है? मगध गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों पर स्थित था। मगध जो था गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों पर स्थित था। तो इससे फायदा क्या हुआ? यह पश्चिम और पूर्व भारत के बीच मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित था। यह पश्चिम और पूर्व भारत के बीच मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित था। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी थी, वर्षा भी पर्याप्त होती थी। मगध 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। गंगा, सोन और चंपा, ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। मगध 3 नदियों से, गंगा, सोन और चंपा से घिरा हुआ था। इसमें इस क्षेत्र को दुश्मनों के लिए अभेद बना दिया था। राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों ही राजनीतिक स्थिति में स्थित थे। मगध के उत्थान के लिए आर्थिक कारक का क्या भूमिका रहा? मगध में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। मगध में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। अपने स्थान के कारण यह व्यापार को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि, खनन, शहरों के निर्माण और सेना में किया जा सकता था। जनता और शासकों की समान समृद्धि। गंगा पर आर्थिक आधिपत्य था। उत्तर भारत में व्यापार के लिए गंगा महत्वपूर्ण थी। बिंबिसार द्वारा अंग के कब्जे के साथ चंपा नदी मगध साम्राज्य में जोड़ दिया था। तो मगध के उत्थान के एक आर्थिक कारक का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। सांस्कृतिक कारक जो है तीसरा कारक जो मगध के उत्थान में, इसका क्या भूमिका रहा? मगध समाज का चरित्र अपरंपरागत था। इसमें आर्य और गैर आर्य लोगों का अच्छा मिश्रण था। जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव से दर्शन और विचार के संदर्भ में एक क्रांति हुई। उन्होंने उदारवादी परंपराओं को बढ़ाया। समाज पर ब्राह्मणों का इतना प्रभुत्व नहीं था और मगध के कई राजा मूल रूप से नीच थे। तो सांस्कृतिक कारक भी रहा जो मगध के उत्थान में एक राजनीतिक कारक जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसका पॉइंट देख लेते हैं, राजनीतिक कारक में क्या क्या पॉइंट है। मगध भाग्यशाली था कि उसके पास कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक हुए थे। ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण रहा है जो कि मगध को शक्तिशाली होने में अहम भूमिका निभाया कि उसमें जितने भी शासक हुए सभी सुयोग्य हुए, बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। उनके पास मजबूत अस्थायी सेनाएं थी। लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बनाया। वे सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले पहले राजा भी थे। प्रमुख राजाओं ने एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी विकसित की। तो ये सब जो कारक है, राजनीतिक कारक, ये मगध के उत्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभाया। अब देखते हैं मगध साम्राज्य में हर्यक राजवंश। मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश हर्यक राजवंश था। बिंबिसार 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक रहा। ये बिंबिसार जो भाटिया का पुत्र था।
बिंबिसार के जितने पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। तो इसका मैं जो मगध उत्थान है इसका मैं पूरा मगध का जो है एक विस्तार से पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया, मतलब 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया है बिंबिसार ने। बुद्ध के समकालीन एवं अनुयायी बुद्ध के समकालीन एवं अनुयायी थे। उन्हें महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता था, जो उनके समकालीन भी थे। उनकी राजधानी बिंबिसार की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगीर में थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था जिनके द्वार चारों ओर से पत्थर की दीवारों से बंद थे। इससे बिंबिसार को श्रेणिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्रेणिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? वह पहला राजा था जिसके पास अस्थायी सेना थी। उनके नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभरा। उनकी अवंती राजा प्रद्योत के साथ प्रतिद्वंदिता थी। बिंबिसार को जो अवंती का राजा प्रद्योत था उसके साथ प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए। और जब प्रद्योत को पीलिया हो गया तो बिंबिसार ने अपने राज चिकित्सक जीवक को भी उज्जैन भेजा। जो अवंती का राजा प्रद्योत था वो कहाँ का था? अवंती जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ जो राज चिकित्सक जीवक को वहाँ भेजा था उनकी सेवा के लिए। और बिंबिसार गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी राज चिकित्सक जीवक को भी भेजा था। उन्होंने अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधनों का उपयोग करने की प्रथा शुरू की। बिंबिसार जो है राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधनों का उपयोग करने की प्रथा शुरू की। उनकी 3 पत्नियां थी, माँ कौशला देवी या कौशल देवी, दोनों एक ही है। मतलब माँ कौशला देवी भी बोला जाता है या कौशल देवी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं माँ कौशला देवी आता है, कहीं कौशल देवी के नाम से जाना जाता है। कौशल के राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन माँ कौशला देवी या कौशल देवी। चलाना वैशाली के लिच्छवी प्रमुख की बेटी और खेमा पंजाब के मदरा की राजा की बेटी से बिंबिसार ने शादी किया था। उसने विजय और विस्तार की नीति अपनाई। बिंबिसार की सबसे उल्लेखनीय विजय अंग की थी। बिंबिसार की जो सबसे उल्लेखनीय विजय थी वो अंग थी, जो कि वह वहाँ का राजा बृहदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार के पास एक प्रभावी एवं उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था कार्यकारी, दूसरा सैन्य और न्यायिक। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अगला देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु बिंबिसार और चलना का पुत्र था। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार और चलना का पुत्र थे। उसने अपने पिता की हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व शासक बन गया। मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया, जबकि बिंबिसार मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दी और शासक बन गया वहाँ का मगध का, और 32 वर्षों तक वहाँ शासन किया। बौद्ध धर्म अपना लिया। ये पहले प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, फिर बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई। उन्होंने 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई। ये एग्जाम में भी आता है कि पहली बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौशल और वैशाली के विरुद्ध युद्ध जीते। अजातशत्रु जो है कौशल और वैशाली के विरुद्ध में ये युद्ध जीते थे।
इस तथ्य के बावजूद कि उसकी माँ एक लिच्छवी राजकुमारी थी, अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसकी माँ जो थी वैशाली की थी और फिर भी वैशाली के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसे वैशाली को नष्ट करने और अपने साम्राज्य में मिलाने में 16 साल का लंबा समय लगा। उसने अजातशत्रु गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया था। अजातशत्रु गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया। उसके पास रथ भी थे जिनमें गदाएं जुड़ी हुई थी, जो सामूहिक हत्याओं की सुविधाजनक बनाती थी। अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की और इस खतरे को विफल करने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी शुरू कर दी। जब अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश किया था, तब अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी शुरू कर दी। हालांकि उनके जीवन काल में आक्रमण सफल नहीं हुआ। कुनिक उपनाम था अजातशत्रु का, जो उपनाम था वो कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। और सुयोग मंत्री वर्षकार, इसके जो अजातशत्रु के जो सुयोग मंत्री था वो वर्षकार था। इस हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश में जो भी गद्दी पर बैठा है पिता को हत्या करके ही बैठा है। जैसे बिंबिसार को हत्या किया अजातशत्रु, और अजातशत्रु का हत्या किसने किया? उदयन, उसके पुत्र उदयन। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन 461 ईसा पूर्व में कर दी। उदयन जो था वो पाटलिपुत्र की स्थापना किया और इसका राजधानी भी पटना ही स्थानांतरित कर दिया, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रमुख हर्यक शासकों में से ये अंतिम थे। कौन? उदयन। उदयन का शासनकाल महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदियों के संगम पर किला बनवाया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। अगला पॉइंट क्या है? अवंती के राजा पालका के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। अवंती के राजा पालका के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। 3 राजा सफल हुए हैं, वो अनिरुद्ध, मंद और नागदशक। अब देखते हैं मगध साम्राज्य में शिशुनाग राजवंश। पहला था हर्यक राजवंश, दूसरा है शिशुनाग राजवंश। मगध के लोगों ने नागदशक के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया और शिशुनाग नामक एक अमात्य मतलब मंत्री होता है, एक अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग राजवंश 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग मगध का राजा बनने से पहले काशी का सूबेदार था। जो शिशुनाग है वो मगध का राजा बनने से पहले वो काशी का सूबेदार था और राजधानी कहाँ? गिरिब्रज में थी। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती की शक्ति और उसकी राजधानी उज्जैन को नष्ट करना था। इससे मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई। अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य शासन के अंत तक ऐसा ही रहा। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र, जो कि काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का संचालन किया। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और द्वितीय हुआ कालाशोक के शासनकाल में। वह एक महल क्रांति में मारा गया जिसने नंदवंश को सिंहासन पर बैठाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अगला जो मगध साम्राज्य में अंतिम वंश नंदवंश। यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। नंदवंश
यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था और यह 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला। 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला। पहला शासक महापद्मानंद था जिसने कालाशोक की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। महापद्मानंद नंदवंश के संस्थापक था। महापद्मानंद नंदवंश के संस्थापक था। अगला पॉइंट क्या है? उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्मानंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट है। दोनों में अंतर है। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट जो है वो महापद्मानंद को कहा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट कहा गया है। अगला पॉइंट क्या है? उसने राजा बनने के लिए कालाशोक की हत्या कर दी। महापद्मानंद ने राजा बनने के लिए कालाशोक की हत्या कर दी। उसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। पुराणों के अनुसार वह अंतिम शिशुनाग राजा की एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। उसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। मतलब महापद्मानंद यानी महापद्मानंद की कोई पुष्टि नहीं है। वो पुराणों के अनुसार वह अंतिम शिशुनाग राजा की एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। कुछ जैन ग्रंथों और यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार वह एक नाई और वैश्या का पुत्र था। इस प्रकार नंदों को अधार्मिक, वे जो धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करते, माना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में नंदों को अन्नत कुल मतलब अज्ञात वंश से संबंधित बताया गया है। उनका शासनकाल 28 वर्षों तक चला। उन्हें सर्व क्षत्रियांतक सभी क्षत्रियों का विनाशक और एकराट एकमात्र शासक जिसने अन्य सभी शासकों राजकुमारों को नष्ट कर दिया भी कहा जाता है। महापद्मानंद को सर्व क्षत्रियांतक और एकराट भी कहा जाता है। सर्व क्षत्रियांतक मतलब सभी क्षत्रियों को विनाशक और एकराट का मतलब होता है एकमात्र शासक जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया है। उसके शासन काल में साम्राज्य का विकास हुआ। उन्होंने कलिंग को मगध में शामिल किया और विजय ट्रॉफी के रूप में जीत की एक छवि लाई। जीत है एक्चुअली यहाँ पे। उन्हें कलिंग को मगध में शामिल किया और विजय ट्रॉफी के रूप में जीत की एक छवि लाई। उसने कौशल पर भी कब्जा कर लिया जिसने संभवतः उसके खिलाफ विद्रोह किया था। महापद्मानंद की विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। नंद बेहद अमीर और अत्यधिक शक्तिशाली थे। नंद मतलब महापद्मानंद बेहद अमीर और अत्यधिक शक्तिशाली थे। उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 6,000 युद्ध हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रख रखाव केवल प्रभावी कराधान प्रणाली द्वारा ही किया जा सकता है। घनानंद वह अंतिम नंद शासक था। घनानंद जो था अंतिम नंद शासक था। ग्रीक ग्रंथों में उन्हें एग्रैम्स या जेंड्रैम्स कहा गया है। सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अपनी सेना के इनकार के कारण वह गंगा के मैदानों की ओर नहीं बढ़ सका। घनानंद को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। उसके पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 रथों की एक अस्थायी सेना थी। इससे वह एक शक्तिशाली शासक बन गया। ऐसा कहा जाता है कि वह महापद्मानंद के 8 या 9 पुत्र में से एक थे। उन्हें नंदोपकर्मणि एक विशेष उपाय के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नंदोपकर्मणि जो है एक विशेष उपाय था, उसका आविष्कार उसने किया था। कौन? घनानंद ने। कर वसूलने के दमनकारी तरीके के कारण वह अपनी प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया था। घनानंद जो है कर वसूलने के दमनकारी तरीके के कारण वह अपने प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया था। कर मतलब टैक्स। इसके अलावा उनकी शूद्र उत्पत्ति और क्षत्रिय विरोधी नीति के कारण बड़ी संख्या में दुश्मन पैदा हुए।
अंत में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ उखाड़ फेंका, जिन्होंने जनता की नाराजगी का फायदा उठाया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मगध का जो उत्कर्ष का जो कारण है और शक्तिशाली होने के कारण है, एक एक पॉइंट और जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट इसमें बताया हूँ। इसे